दोस्तों आज बड़ी संख्या में समुद्र में जहाजों का आवागमन देखा जाता है क्योंकि ये रास्ता बन चुका है कनेक्टिविटी का। ये रास्ता अलग अलग देशों को आपस में जोड़ता है, जिससे एक बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट व इंपोर्ट कर व्यापार किया जा रहा है एक देश से दूसरे देश में। दोस्तों आज यूरोपीय देश व भारत के बीच व्यापारिक संबंध कैसे हैं और व्यापार कितने बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं, इसे आए दिन आपको न्यूज़पेपर में देखने व पढ़ने को मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि समुद्री मार्गों के द्वारा यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करना कैसे संभव हुआ, इसकी शुरुआत किसने की और कब की? दोस्तों यूरोप महाद्वीप 45 छोटे व बड़े देशों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें रूस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे कुछ प्रमुख देश हैं तथा और भी छोटे बड़े कुल 45 देश हैं। नमस्कार साथियों, मैं मयंक सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल मयंक में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, अमेजिंग फैक्ट व इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने व सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों इसी के साथ जुड़े रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि हम करने वाले हैं भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग पर बात। दोस्तों इसी के साथ हम एक बात और कहना चाहते हैं, दोस्तों आप जरूर करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हमें इस बात का पूरा है विश्वास, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं वास्को डी गामा का इतिहास। साल था 1460। एक बच्चा जन्म लेता है यूरोप महाद्वीप के पुर्तगाल में स्थित साइंस नामक एक छोटे से कस्बे में। आगे चल के ये वही बच्चा पहला ऐसा इंसान होता है जो अफ्रीका महाद्वीपों का चक्कर लगाकर यूरोप से भारत समुद्री मार्ग के द्वारा पहुंचने में सफलता हासिल करता है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे हम वास्को डी गामा के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्को डी गामा एक खोजी नाविक थे और अन्वेषक सैन्य नौसेना कमांडर भी। इनके पिता को राजशाही द्वारा नाइट की उपाधि भी प्राप्त थी। इसी प्रकार वास्को डी गामा ने आगे चलकर अपने पिता का ही व्यवसाय चुना, क्योंकि इनके पिता भी एक खोजी नाविक थे और वास्को डी गामा अपने पिता की तरह समुद्र में यात्रा के लिए जहाजों की कमान संभालने लगे। दोस्तों उस समय भारत के मसाले यूरोप में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, लेकिन उस समय यूरोप वासियों को भारत आने जाने के लिए जो रास्ता पता था वो जमीन से होकर जाता था। मतलब उन्हें स्थल मार्ग का पता था, जो कि पैदल यात्रा किया करते थे व्यापार के लिए। और ये रास्ता राजनीतिक मुश्किलों से भरा होने के साथ साथ काफी खर्चीला और खतरनाक भी था। दोस्तों अगर अभी तक आप ये जानते थे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, तो आपकी ये जानकारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों वास्को डी गामा ने यूरोप को भारत तक पहुंचने का पहली बार समुद्री मार्ग के बारे में बताया था। अर्थात इन्होंने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अर्थात इन्हें ये भी कहा जा सकता है कि ये यूरोप के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो समुद्री मार्ग के द्वारा भारत तक पहुंचे। दोस्तों यूरोपीय व्यापारियों को भारत के बारे में पता था और वो भारत से व्यापार भी किया करते थे, लेकिन वो व्यापार जमीनी मार्ग से किया करते थे, अर्थात स्थलीय मार्ग से किया करते थे, जैसा कि इस चीज को मैंने पहले ही बताया। तो चलिए दोस्तों अब आगे की बात करते हैं। जब यूरोपीय व्यापारियों को स्थलीय मार्ग काफी खर्चीला और कठिन लगने लगा, तो व्यापारियों के दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर वो समुद्र से होकर भारत तक जाने वाले किसी रास्ते का पता लगा लेते हैं तो वो यूरोप में मसालों के व्यापार से काफी ज्यादा अमीर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये आइडिया जिसके मन में आया वो एक अन्य पुर्तगाली जिसका नाम बार्टोलोमियो डैश था, और इसने कैप ऑफ द गुड होप की खोज की थी। दोस्तों कैप ऑफ द गुड होप अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में स्थित समुद्र तट पर बसा एक स्थान है, और ये माना जाता था कि वहाँ से पूर्व की ओर जाने वाले जहाज भारत पहुँच सकते हैं। तो फिर क्या था, ऐसे में पुर्तगाल के राजा के द्वारा वास्को डी गामा को ये ऑर्डर मिलता है कि वो कैप ऑफ द गुड होप के रास्ते से कुछ जहाजों और आदमियों के साथ भारत जाने वाले रास्ते का पता लगाएं। और राजा के द्वारा ये भी कहा गया कि व्यापार के अगर नए मौके हाथ लगते हैं तो उसका भी पता लगाएं। आज्ञा मिलते ही वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को 4 समुद्री जहाजों और 170 आदमियों के साथ पुर्तगाल के तट से रवाना हो गए। पहले वो दक्षिण की तरफ कैप ऑफ द गुड होप की तरफ गए, जैसा कि उन्हें बताया गया था, और 22 नवंबर को वहां जा पहुंचे और वहां से अफ्रीका के तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़े। इस प्रकार रास्ते में जो भी व्यापारिक बंदरगाह मिलते थे उस पर वो पड़ाव डालते गए। दिन था 14 अप्रैल 1498। जब वास्को डी गामा मालिंदी बंदरगाह पर पहुंचते हैं, वहां उन्हें एक स्थानीय नाविक से भारत की ओर जाने वाले दिशा का पता चलता है। इसके बाद वास्को डी गामा का खेमा भारत की ओर चल पड़ता है और दिन आता है 20 मई 1498। ये वही दिन था जब वास्को डी गामा भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पर अपने सभी आदमियों के साथ कदम रख। दोस्तों कालीकट को मलयालम में कोचिकोड भी कहा जाता है। कालीकट पहुंचने के बाद वास्को डी गामा और उनके बाकी दल की मुलाकात वहां के स्थानीय राजा जमेरीन से होती है।
वास्को डी गामा वहाँ के राजा जमेरीन से व्यापारिक सहूलियत के लिए बात करते हैं, लेकिन उनके कुछ मुस्लिम दरबारी वास्को डी गामा के इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं, उनके इस काम में अड़चन पैदा करते हैं और जमेरीन उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। इस प्रकार वास्को डी गामा अगस्त 1498 को अपने देश वापसी के लिए रवाना होते हैं। लेकिन दोस्तों, वास्को डी गामा अपने 4 जहाजों में से 2 जहाज और 170 आदमियों में से सिर्फ 55 आदमियों के साथ अपने देश वापस पहुंच पाते हैं। दोस्तों, उनमें से कुछ आदमी रास्तों में होने वाले युद्धों में मारे गए तथा कुछ आदमी बीमारियों के चलते मारे गए। लेकिन अपने देश वापस पहुंचने पर वास्को डी गामा का जोरदार स्वागत हुआ, क्योंकि उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम उन्होंने पूरा कर दिया था। इसके बाद उन्हें 2 बार और भारत जाने का मौका मिला। दोस्तों, माना जाता है तीसरी बार भारत पहुंचने के कुछ समय बाद वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में मलेरिया की वजह से हो गई। दोस्तों, वास्को डी गामा के इंडिया आने से यूरोपीय देशों के लिए क्या फायदा हुआ? तो दोस्तों, अगर आपको बताएं, वास्को डी गामा के इस खोज ने पश्चिमी देशों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए थे। इस खोज के साथ वास्को डी गामा ईसाई मुस्लिम संघर्ष भी लेकर आए, जिसके चलते कालीकट राज्य को पुर्तगाल के साथ सैन्य संघर्ष भी करना पड़ा। वास्को डी गामा को ये खोज पूरी होने के बाद पुर्तगाल में राजकीय सम्मान दिया गया और उसे राजकीय उपाधि भी मिली। दोस्तों, जो आप हरी मिर्च खाते हैं उसे भारत में पुर्तगाली ही 16वीं सदी में लेकर आए थे और यहाँ से पुर्तगाली काली मिर्च ले जाते थे। दोस्तों, इसी के साथ खत्म करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।